नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, क्योंकि भारत चांद पर है। आज भारत चंद्रमौली भारत बन गया है। आज भारत शशिमौली भारत बन गया है। आज मां भारती के भाल पर चांद भी सुशोभित है। आज दुनिया का चौथा ऐसा देश भारत बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है, और पहला ऐसा देश जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मानव का पहली बार हस्तक्षेप किया है। उपलब्धि अभूतपूर्व है तो हर्ष भी अतिरेक है। दो देशों के 4 दिन के व्यस्ततम दौरे के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटे तो दिल्ली नहीं, सीधा इसरो के बेंगलुरु संस्थान पहुंचे और उन्होंने भारत की मेधा को, भारत की संकल्प से सिद्ध की शक्ति को प्रणाम किया। उन्होंने वैज्ञानिकों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ सदियों पहले अनुसंधान की परंपरा रही है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर, भास्कराचार्य जैसे ऋषि और मनीषी हुए हैं। जब धरती के आकार को लेकर पूरी दुनिया में भ्रम था तो आर्यभट्ट ने अपने महान सिद्धांत आर्यभट्टियम में और अपने महान ग्रंथ में धरती के गोलाकार होने के बारे में विस्तार से लिखा। उन्होंने पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की बात कही। उन्होंने परिधि की गणना भी की। और इसी तरह सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में कहा गया कि सर्वत्रैव मही गोले स्वस्थानम उपरिस्थितम मन्यते खे यतो गोलस तत्व का ऊर्ध्वम क्वा वधा। यानी कि जो पृथ्वी का रूप है वो रूप ऐसा है कि सब अपने ऊपर देख सकते हैं, तो इसके नीचे अवस्थित होने की बात ही कहीं नहीं होती है। और उन्होंने साफ तरीके से कहा कि यानी पृथ्वी गोल है। तो किस तरीके से भारतीय मनीषा ने, और इसी तरीके से शुक्ल यजुर्वेद में भी कहा गया कि ये न कर्मण से पशो मनीषिणी यज्ञ कृण्वन्ति विदुथेषु धीरः यद पूर्वम क्षमन्तः प्रजानम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। यानी कि जिस मन के द्वारा समुचित ज्ञान के रहते हुए कर्मशील और धैर्यवान रूप से कार्य को संपादित किया जाता है, वह कार्य अपूर्व है। ये यज्ञ कार्य की क्षमता होती है और उसमें मन शांत होता है, और जो मस्तिष्क का लक्ष्य होता है वह शुभ और कल्याणप्रद विचारों का होता है। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया, याद किया, उन्होंने श्रद्धांजलि दी भारतीय मनीषियों को, और आह्वान किया युवाओं का कि किस तरीके से हम अपनी प्राचीन ज्ञान की विरासत को वर्तमान विज्ञान और अनुसंधान में शामिल करके उस समय जब भारत को विश्वगुरु माना जाता था, आगे के वर्षों में हम जगत गुरु की संकल्पना को साकार कर सके। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर दयाशंकर कुलश्रेष्ठ जी, स्वागत है आपका, जो कि फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों से हम विशेषज्ञ राय लेंगे, लेकिन आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे वर्तमान ऋषियों, मनीषियों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से। एक टास्क अपनी नई पीढ़ी को देना चाहता हूं, स्कूल कॉलेज के बच्चों को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र है उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए, नए सिरे से उनके अध्ययन के लिए नई पीढ़ी आगे आए। ये हमारी विरासत के लिए भी जरूरी है और विज्ञान के लिए भी जरूरी है। आज जो स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन पर एक तरह से ये दोहरा दायित्व है। भारत के पास विज्ञान के ज्ञान का जो खजाना है वो गुलामी के लंबे कालखंड में दब गया है, छिप गया है। आजादी के इस अमृत काल में हमें इस खजाने को भी खंगालना है, उस पर रिसर्च करनी है और दुनिया को भी बताना है। ये उद्गार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जब वे 21वीं सदी के मानव इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखने वाले हमारे इसरो के वैज्ञानिकों से मिले। एक ऐसा अविस्मरणीय और भावुक पल जहां अतीत का गौरव है, वर्तमान की उपलब्धि है, जहां भारतीय मेधा का पराक्रम है कि
क्योंकि चंद्रयान से चांद की धरती पर पहुंचा हमारा विक्रम है। एक ऐसी उपलब्धि जो भारत के भाल पर चंद्रमा को सजाती है, जो भारत को चंद्रमौली भारत बनाती है। नए भारत के अभ्युदय की पटकथा लिख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा पीढ़ी से प्राचीन ज्ञान में निहित विज्ञान पर अनुसंधान का आह्वान किया, जिससे कि चांद पर तिरंगा और शिव शक्ति स्थल बनाने के साथ ही साथ विश्व कल्याण के लिए सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को फलीभूत किया जा सके। हमारी युवा पीढ़ी को आज के आधुनिक विज्ञान, आधुनिक टेक्नोलॉजी को नए आयाम देने हैं। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाई तक, आसमान की ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष की गहराई तक आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। आप डीप अर्थ को भी देखिए और साथ ही डीप सी को भी एक्सप्लोर करिए। आप नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाइए और साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी अपना सिक्का जमाइए। भारत में आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार लगातार खुल रहे हैं। 21वीं सदी के इस कालखंड में जो देश साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़त बना ले जाएगा, वो देश सबसे आगे बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री के व्यस्ततम विदेश यात्रा के बाद सीधे बेंगलुरु के इसरो केंद्र पहुंचने से वैज्ञानिकों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। इसरो में वैज्ञानिकों के बीच इतिहास से भी प्राचीन भारतीय संस्कृति विश्व की अकेली ऐसी संस्कृति है जिसने सहस्राब्दियों तक प्रकृति के साहचर्य और संरक्षण के भाव से धर्म और दर्शन के अलावा विज्ञान के अनेक मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। दोनों का नाम में एन इंडियननेस है, भारतीयत्व है, सो ये तो इम्पोर्टेंट है। तो इट डजंट लुक लाइक एन एंग्लिकल वर्ड, so it's very important. So both has its own naming and it has very flavor of the Indian naming. So that's very important. चाहे मोहनजोदारो से प्राप्त विश्व की सबसे प्राचीन कांसे की नर्तकी की मूर्ति हो या फिर वर्तमान में चंद्रयान का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, ये प्राचीन भारत के धातु विज्ञान से लेकर वर्तमान भारत के अंतरिक्ष विज्ञान की उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखते हैं। प्राचीन भारत में गणित, खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र की उपलब्धियों ने न केवल दुनिया को आगे की राह दिखाई, बल्कि नए नए सिद्धांतों के प्रतिपादन और अनुसंधान के लिए भी प्रेरित किया। प्राचीन काल में आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन, चरक, सुश्रुत, बौद्धायन जैसे अनेक महान गणितज्ञ और वैज्ञानिकों ने समूचे विश्व को भारत के ज्ञान और विज्ञान की समग्र दृष्टि से अचंभित कर दिया। ये वो दौर था जब भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती थी, और अब अगर भारत को फिर से जगत गुरु की पदवी हासिल करनी है तो हमें प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का नया अनुसंधान करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कैसे भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा, मनीषियों की परंपराओं ने वेदों में, उपनिषदों में, अपने सूक्तों में नए नए सूत्रों की अभिव्यंजना की, जो कि आज भी शोध का विषय है, और इसी का आह्वान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि किस तरीके से हम उन सिद्धांतों का अनुश्रवण करके नए उनको वैज्ञानिक तरीके से उनके अर्थ का प्रतिपादन करें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ साहब। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जब भारत की बात करते हैं, चाहे बौद्धायन प्रमेय की बात करें, चाहे कणाद के परमाणु सिद्धांत की बात करें, चाहे वाराहमिहिर के और आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत की बात करें, जब दुनिया नहीं जानती थी, जब पश्चिम में इस बात के लिए भ्रम होता था और लोगों को जहर तक पिला दिया जाता था, दंडित किया जाता, धरती चपटी है, हमारे मनीषियों ने बताया कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर घूमती। कितना विशद ज्ञान, लेकिन प्रधानमंत्री जी का आह्वान की औपनिवेशिक काल में जब वो तोड़े गए, नष्ट किए गए, भ्रष्ट किए गए, आगे हमारा दायित्व बनता है कि उसको हम संरक्षित रखें, शोध करें।
प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ जी। जी, मैं अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने इसरो में बोला है, उन लाइनों को मेरे दिमाग में लगातार वो लाइनें गूंज रही हैं और वो मुझे भगवत गीता का एक श्लोक याद दिलाती हैं। मेरा सब्जेक्ट है क्वांटम फील्ड थ्योरी, मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट इन फिजिक्स। सभी तरह के नियम, लॉज ऑफ नेचर, जब यूनिवर्स बॉर्न हुआ था 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, तो प्रकृति के जितने सिद्धांत, लॉज ऑफ नेचर, वो भी उसी वक्त जन्मे थे। और उनमें से ये क्वांटम थ्योरी हम आज पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जन्म तभी हुआ था। मैं आपका ध्यान भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 6 और 7, या शायद 7 और 8 हो सकता है, 6 और 7 की ओर आकर्षित करूंगा। पहले मैं आपको उसे संस्कृत में श्लोक बताऊंगा। श्री कृष्ण टेल्स अर्जुना, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामेकाम, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे पार्थ, कल्पों के प्रारंभ में मैं सब भूत प्राणियों की रचना करता हूं और कल्पों के अंत में वो सब भूत प्राणी मुझे ही प्राप्त करते हैं। जी, इसमें दो चीजें छुपी हैं जो कि आज मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स का अगला जनरलाइज्ड वर्जन है, क्वांटम फील्ड थ्योरी। उसमें देयर इज वन मेथड कॉल्ड पाथ इंटीग्रल क्वांटाइजेशन ड्यू टू नन अदर देन डिराक एंड फाइनमैन, द लीजेंड्स ऑफ फिजिक्स। वहां पर हम पाथ इंटीग्रल में कहते हैं, वी टॉक अबाउट वैक्यूम टू वैक्यूम ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड। आपने किसी भी प्रोसेस का, क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस का, एक बार उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड कर लिया, उससे आप उसका पूरा डायनामिक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहला वैक्यूम रेफर्स टू टाइम t इक्वल टू -इन्फिनिटी, कल्प के प्रारंभ में, और दूसरा वैक्यूम रेफर्स टू टाइम t गोइंग टू +इन्फिनिटी, कल्पों के अंत में। दूसरा वो साफ कहते हैं कल्पों के प्रारंभ में। वो एक कल्प की बात नहीं कर रही, मल्टीवर्स की बात कर रहे, एक यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे। इसको समझने की जरूरत है। निश्चित तौर से इंटरप्रिटेशन के हमारे मोदी जी ने अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमें उनका करेक्ट मॉडर्न साइंस के कॉन्टेक्स्ट में हमें हमारे पुराने चीजों को भुला दिया गया है। लोग समझते हैं अच्छा रिटायरमेंट हो गया तो आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान इनमें भरा हुआ है और उन पर शोध होना चाहिए, और उन जो सिद्धांत हैं, जो सूक्त हैं, उनको समीकरण के रूप में प्रतिपादित करके नए वैज्ञानिक सिद्धांत बने। यही आह्वान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं मोदी जी के इस आह्वान का सबसे पहला फॉलोअर बनने वाला हूं। निश्चित, मैं खुद इसको आगे बढ़ाने वाला और सबके लिए प्रेरणा भी बनेगा। रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, जैसा कि प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ ने कहा कि हमारे वेद, उपनिषद, गीता अनेक ऐसे सिद्धांतों से भरे पड़े हैं जिसको जाकर पश्चिम में, चाहे वो ओपेनहाइमर हो, चाहे वो मैक्स मुलर हो, कोई दार्शनिक बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है। कलाद ने परमाणु की बात कही, सबसे पहले हमने अनंत दिया, सबसे पहले हमने शून्य दिया, सबसे दुनिया की जो दाशमूलिक प्रणाली है वो हमने दी। लेकिन एक दौर आया जब ये सब चीजें क्षीण भीण हुई, नष्ट हुई, छिन्न भिन्न हुई। आह्वान एक बार फिर कि गत गौरव का स्वाभिमान ले वर्तमान की ओर निहारे और नए भारत के अभ्युदय में उन चीजों का प्रतिपादन करें जो हमारे मनीषियों ने किया है। कितना प्रेरणादायी वर्तमान पीढ़ी के लिए और कितना चुनौतीपूर्ण भी। रामकृपाल जी। धन्यवाद अश्विनी जी। आपने अपने उद्बोधन में शुरू में ही बहुत बढ़िया ढंग से चीजों को रखा है। और कुलश्रेष्ठ जी चूंकि ये विज्ञानी हैं, क्वांटम उनका एक विषय है, तो मैं समझता हूं कि हमें तो एक बात याद आती है कॉलेज के दिनों से। एक कहा जाता था कि दार्शनिक वही हो सकता है जो भौतिकविद हो, यानी कोई विज्ञानी ही दार्शनिक होता है असल में, क्योंकि उसे सब जितना उस समय की समय सापेक्ष सच्चाइयों का एक ज्ञान होता है। खैर, आज मोदी जी ने जो आह्वान किया है बहुत ही अच्छा है जी। और उन्होंने सही कहा है कि कोई भी पीढ़ी हो, भारतवर्ष आज जो है वहां के यूथ हैं,
उनसे जो एक अपेक्षा उन्होंने रखी है, मुझे अच्छा लगा कि कुलश्रेष्ठ जी इस उम्र में वो काम करने जा रहे हैं जो उन्होंने युवकों से अपील की थी मोदी जी ने। उनका यह था कि हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, मैं सिर्फ धार्मिक नहीं कहूंगा, कहीं भी अगर खगोल का जिक्र आया है, स्पेस का जिक्र आया है, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल आप सच मान लीजिए और बहुत पहले था। वो कह रहे हैं कि उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन और देखिए उसमें उसको एक साइंटिफिक ढंग से उसको एक कलेक्ट करने की जरूरत है। जैसा कि अभी कहा कि आर्यभट्ट जी ने जो कहा था, बहुत जगह पे ये सारी चीजें कही गई हैं। और मैं तो बहुत सारी कविताओं में भी और हमारे कवियों ने भी तरह तरह की चीजें की हैं, तो उनका एक संग्रह करके, क्योंकि देखिए हमारा जो होता है अपना एक सांस्कृतिक अस्मिता, वो कहीं ना कहीं हमें मानते हैं कि अतीत की एक विशेषता होती है कि वर्तमान को जन्म दे और पर्दे के पीछे जाए, लेकिन आप अपने उस अतीत का एक वैज्ञानिक विश्लेषण हमेशा करना चाहिए पीढ़ी को, और उसे अपने अतीत से कहीं ना कहीं जुड़ा रहना चाहिए। देखिए जड़ें जमीन के नीचे दिखाई नहीं पड़ती, जमीन के नीचे होती हैं, तना दिखाई पड़ता है, लेकिन जड़ों के बिना कुछ नहीं होता। तो आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि बीच में कालखंड ऐसा आया कि जब हम गुलाम रहे, और उस गुलामी के दौर में हम अपने ये जो बातें हैं जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, आज बता दूं आपको, आज कम शिक्षित गांव के लोग भी, जैसा उन्होंने गीता के 2 श्लोक कहे, आज वो स्मृति परंपरा या कहें कि वो आज भी उनको स्मृत, उनके स्मृति में है, और वो हमारे जनमानस के अवचेतन में है निश्चित तौर से, और उसी को वैज्ञानिक पुष्टि किए जाने की आवश्यकता। हम चर्चा जारी रखेंगे रामकृपाल जी, वक्त हो चला बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. 20,000। 10. ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आह्वान की कि कैसे प्राचीन ज्ञान को वर्तमान में अनुसंधान के जरिए विज्ञान के नए अध्यायों को हम लिखें, वर्तमान पीढ़ी लिखे और शोध हो। हमारे साथ रामकृपाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ हैं दयाशंकर कुलश्रेष्ठ जी जो कि पूर्व एचओडी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में। प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ, आपसे जानना चाहेंगे, आपने इससे पहले गीता का जिक्र किया, ओपेनहाइमर जिसने कि वो परमाणु बम का उन्होंने जब विस्फोट हुआ तो उन्होंने खुद 11वें श्लोक के 11वें अध्याय 32वें श्लोक को कहा, कालास भी लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। वो जो स्वरूप उन्होंने देखा एटम बम के, परमाणु बम के विस्फोट का, तो उन्हें गीता का श्लोक याद आ गया। किस रूप में देखते हैं कि जैसा कि रामकृपाल जी ने कहा, हमारे जनमानस में अवचेतन मस्तिष्क में है, लेकिन वो सैद्धांतिक रूप से त्रुटिहीन तरीके से वैज्ञानिक पुष्टि करते हुए वास्तविकता के धरातल पर आए। प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ जी, एक्चुअली मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप जो बता रहे हैं उससे थोड़ा आगे ले जाऊँगा कि मैं खुद भी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मुलाकात होती रही है, नोबेल लॉरेट से मुलाकात होती रही है, कई लोगों से इंटरेक्शन होता है, और मैंने देखा है ये सभी लोग अधिकांशतः मतलब भगवत गीता जैसे ग्रंथ में तो बहुत रुचि रखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। और अगर उन्हें पता चलता है कि नाम आप मेरा कुलश्रेष्ठ है, तो मैं उनके कमरे में जब इंट्रोडक्शन के लिए बुलाते हैं उससे पहले कई बार प्रैक्टिस करते हैं कि कुलश्रेष्ठ का क्या मीनिंग है। तो ये उनकी रुचि दर्शाता है। इससे हमें, और जैसा हमारे मोदी जी ने बताया है अभी, हमें अपनी खुद की भाषाओं के बारे में प्राउड फील करना है। हिंदी संस्कृत के साथ साथ हमारी बड़ी विविधता में एकता, बहुत सारी भाषाएं हैं, उनके अंदर बहुत बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। इतने अनमोल बातें लोग लिख कर गए हैं, उनमें हम खोजेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे, जो जहां जो कुछ कर सकता है। अभी हम पहला आर्टिकल इसी टॉपिक पर लिखा है, अभी कहीं पब्लिश भी नहीं किया,
कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता इन क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स। तो मैं जी। आजकल कुछ दिन से इसके ऊपर अध्ययन कर रहा निश्चित हूँ तौर से वो सब और हमारे गूढ़ सिद्धांतों के रूप में वो भरे पड़े हैं। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, हम चर्चा जी। जारी रखेंगे, लेकिन देखते रहिए डीडी। जी। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी, स्विच टू सीएट। बेटा change soon. It's monsoon. 20,000। 10. ओके। दोनों? नो नो, 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन ज्ञान और वर्तमान विज्ञान और अनुसंधान की। रामकृपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या दुनिया में ऐसा कोई धर्म या संप्रदाय या समाज मिलता है जहां पर धर्म दर्शन में गणित हो, विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, खगोल शास्त्र हो, साथ ही साथ धर्म से इतर ये सब चीजें धर्म में ही समाहित हों? मैं ये कह रहा हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों में गणित मिलेगा, हमारे धर्म ग्रंथों में प्रमेय मिलेंगे, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे सूत्र मिलेंगे जो खगोल शास्त्र का जो हमारी परंपरा रही, अद्भुत रही है। ये पूरी दुनिया के लिए कितना विस्मयकारी और कितना इसको और ज्यादा संरक्षित, पुष्पित, पल्लवित किए जाने की जरूरत? देखिए, मैं तो चूंकि इन विषयों का बहुत ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन एक साधारण, एक कॉमन मैन, एक पत्रकार के नाते जी। मैं इतना कहूंगा कि जो हमारे अतीत की जो विशेषताएं रही हैं, जो कुछ भी उसमें है, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो सही, लेकिन उनका आकलन अगर उसमें से कोई कल्पना है या कोई यथार्थ के नजदीक है, जैसे आप याद होगा हनुमान चालीसा में एक जो होता है, क्या है वो डिस्टेंस, यानी सूरज से लेकर के डिस्टेंस, वो तुलसीदास की उस चौपाई में वो क्या है, योजन पर भानु, युग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताई मधुर फल जान। अब उसको अगर आप योजन और इसमें करते हैं तो करीब करीब धरती से वो सूरज की जो दूरी है उसका करीब अनुमान आता है। लोग दावा कर रहे हैं ऐसा है जी। तो मोदी जी का यह था कि आप जो बिखरी हुई चीजें हैं अलग अलग, कभी उनको एक हमारे प्राचीन ग्रंथों में खगोल शास्त्र, अगर इस तरह से कोई चीज इकट्ठी की जाए जी, तो मैं समझता हूं कि वो उससे आज की मॉडर्न पीढ़ी भी परिचित होगी, उसको लगेगा क्योंकि इतनी चीजें बिखरी हुई हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कुलश्रेष्ठ जी गीता की बात कर रहे हैं जी, कोई आर्यभट्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा था, तो ये चीजें आज की युवा पीढ़ी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए और ताकि ठीक विवेचन कर सके उसका कि हाँ, जिस कल्पना को किया जाता था, जैसे आपने कहा कोपरनिकस ने कुछ कहा तो उसको फांसी दे दी गई, गैलीलियो ने उसी बात को, तो ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। धरती गोल है, ये सच्चाई धरती की है, गैलीलियो की नहीं थी, लेकिन अगर जिसने भी इसको पहले उजागर किया, क्रेडिट उस पर जाएगी। जी रामकृपाल जी, एक आखिरी बात जी, आज के सार संक्षेप जो मोदी जी कह रहे थे, मैं प्रसाद की 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। उसमें अपना अतीत भी है, वर्तमान भी है, और जाहिर सी बात है चुनौतियां देता हुआ भविष्य, ये तीनों चीजें और गौरवशाली भविष्य भी है। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दयाशंकर कुलश्रेष्ठ जी। हमने दुनिया को शून्य बताया, हमने दुनिया को अपरिमित इन्फिनिटी बताया, हमने अनंत बताया, हमने पाई का मान बताया, हमने तब लोगों को धरती का स्वरूप बताया जब लोग आपस में अपने ही स्वरूप को नहीं जानते थे। ये हमारी संस्कृति रही है। तो निश्चित तौर से जैसा कि रामकृपाल जी ने कहा कि आज हम चांद पर पहुँचे हैं, शिव शक्ति स्थल हमने वहाँ बनाया है, लेकिन मकसद ये है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं बन निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दयाशंकर कुलश्रेष्ठ जी। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।